हमारा इतिहास ये सदाकत आश्रम संघर्षों से जुड़ा हुआ, देश में के आज़ादी के समय में यहाँ हमारे पुरखों बापू, राजेंद्र बाबू और तमाम हमारे कांग्रेस के नेता यहीं से अपना संघर्ष शुरू किया और आज़ादी के लड़ाई में ये अहम भूमिका निभाई। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में दो व्यवस्था चल रही है। एक व्यवस्था लोकतंत्र के बचाने का और दूसरी व्यवस्था जो है देश को ख़त्म करने का, संविधान को ख़त्म करने का और सामाजिक न्याय के लड़ाई को शिथिल करने का। उसी कड़ी में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने विगत जो है 2.5 वर्षों से संघर्ष कर करके हम देश के जो मुख्य धारा से वंचित लोगों के लिए जो जनगणना की आवाज़ उठाई और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक संकल्प लेकर के कहा था कि हम देश में जातीय जनगणना करा के रहेंगे, उसी जातीय जनगणना के लिए मैं इस सदाकत आश्रम की ऐतिहासिक धरती से अपने नेता को बधाई देता हूं और सुरजेवाला साहब को भी बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सामूहिक संघर्ष कर करके और देश के दशा और दिशा के तरफ आपने मोड़ने का काम किया। आगे के कड़ी में विस्तार से मैं अपना माइक सौंपूंगा। आदरणीय सुरजेवाला साहब के बारे में आप जानते हैं कि कितना सॉफ्ट जो स्पोकन पर्सन है और इनकी बातों को पूरा देश समझता है, पूरा देश के तमाम कार्यकर्ता नेता महसूस करते हैं। तो मेरी आग्रह है आदरणीय सुरजेवाला साहब से कि आप आगे की पूरी प्रेस वार्ता की चर्चा करने का कृपा करें। पिछले चुनाव में भी बहुत आपसे आंतरिक पारिवारिक मेल जोल बन गया था और बिहार से जब भी आदमी आता है तो बिहार की धरती से कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन करके जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो किसान के घर में जन्म लिया तो मैं ज्ञान तो आपको नहीं दे सकता, पर समाज की जो वास्तविकता है उससे जुड़ा एक मुद्दा आपके समक्ष जरूर रखने आया और कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, ऐसे तथ्य जो शायद इस देश को भी उनकी जानकारी ना हो। अगर मैं उसका थोड़ा सा आपको अमली जामा बताऊं तो हम जहां जातिगत जनगणना की और वो क्यों जरूरी है उसकी बात आपसे करेंगे सब साथी मिलकर। किस प्रकार से बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना के विरोधी है, किस प्रकार से वर्षों तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों को उनकी गिनती तक के अधिकार से वंचित किया और भविष्य का आईना क्या है, संक्षिप्त में ये बात मैं आज आपसे करूंगा। साथियों, जातिगत जनगणना वक्त की मांग भी है और सामाजिक न्याय की धुरी भी। गरीबों और मेहनतकशों के दो नारे, जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी है हमारी उतनी हिस्सेदारी हो हमारी, ये दो नारे हैं जो बार बार आम जनमानस के मुख से हमें सुनते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो सामाजिक बदलाव और समानता दोनों का उद्घोष है जिसका समय आ गया। कांग्रेस और जातिगत जनगणना का क्या रिश्ता है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस का सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना एक ही सिक्के के दो पहलू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच के केंद्र बिंदु में सदैव जातिगत जनगणना का
भाव रहा है। और कांग्रेस की इसी सोच के चलते इस देश में आजादी के बाद पहली बार यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 19 मई 2011 को देश में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया। 2 विभागों को जिम्मेवारी दी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन और जो अर्बन डेवलपमेंट है, शहर और गांव की जातिगत जनगणना। यह रिपोर्ट 3 जुलाई 2015 को 19 मई 2011 को निर्णय हुआ, शुरुआत हो गई। 3 जुलाई 2015 को रिपोर्ट आ गई। परंतु एक षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने, और उसमें उनके सारे मित्र दल भी शामिल हैं, जो यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिहार में, वो भी उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जातिगत जनगणना की उस गिनती को, उन सब आंकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। तब से आज तक अध्यक्ष जी कह रहे थे 2.5 वर्ष, अध्यक्ष जी मैं दुरुस्त करूंगा, ये 2011 में लड़ाई शुरू हुई, 25 में आ गए। ये लड़ाई 15 साल से चल रही है और 11 साल से श्री राहुल गांधी इसे एक मिशन बनाकर अपने जीवन का इस जातिगत जनगणना की लड़ाई और संघर्ष को लड़ रहे हैं। अब जातिगत जनगणना की विरोधी आरएसएस और भाजपा क्यों है, हम क्यों कहते हैं, क्या यह राजनीति है क्योंकि हम उनके विरोधी हैं, या इसमें कुछ सार्थक बात है, वास्तविकता? क्योंकि आप तो इसका आकलन कर लेंगे, हम तो कुछ भी कहें। भाजपा और आरएसएस दोनों पहले दिन से जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में दलित विरोध, आदिवासी विरोध, पिछड़ा विरोध, शोषित और गरीब विरोध है। इसलिए वो जातिगत जनगणना के विरोधी है। उन्होंने 2011 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को खारिज कर कूड़ेदान में डाल ये साबित कर दिखाया। उन्होंने सार्वजनिक तौर से जातिगत जनगणना का विरोध किया। उन्होंने अदालत में जातिगत जनगणना का विरोध किया। और अब जब कुछ नहीं बचा तो लाचार होकर वो गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों की ड्योढ़ी पर उनको झुकना पड़ा। ये सच्चाई है। इसका क्या सबूत है? पहला सबूत, आरएसएस का जातिगत जनगणना विरोध। 2 तारीख नोट कर लीजिए, 23 मई 2010 और 6 जून 2010। आरएसएस में नागपुर से भैयाजी जोशी, जो सह कार्यवाहक हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया और यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनगणना में जाति गिनने के विरुद्ध है। ये 2 तारीख इसलिए नोट करें। तो मैं आपको भेज रहा हूं ये सारे कागजात, इसलिए ये वो बयान है जो उन्होंने जून 2010 में आरएसएस के मुखपत्र, जो उन्होंने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छापा था। और कोई कहे कि भाई ऑर्गेनाइजर में ही छाप दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया टुडे और वहां नागपुर के सब जो अखबार हैं उसमें भी छापा। मैं उन दोनों की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। तो ये तो है आरएसएस और जातिगत जनगणना की बात हो गई। इधर अब आ जाइए अगला पहलू, दूसरा, मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को 2011 में जो कांग्रेस ने करवाई उसको खारिज करने का षड्यंत्र किया। वो कैसे? वो रिपोर्ट 16 जुलाई 2015 को मोदी जी के मंत्रिमंडल में रखी गई। ये मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल का कागज लाया जो आपको भेज रहा हूं। उनकी बैठक की प्रोसीडिंग्स है जो उन्होंने रिलीज की। इसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो कांग्रेस यूपीए ने करवाई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाती है। अब इसका विश्लेषण करना अनिवार्य है, जातिगत विश्लेषण, कास्ट वाइज विश्लेषण। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमारा मंत्रिमंडल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानीग्रिया, ये लिखा हुआ है
मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप हम बना रहे हैं और वो फिर इस रिपोर्ट को लागू कर देंगे। बहुत अच्छी बात, हमने कहा तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई। पर ये निर्णय है 16 जुलाई 2015 का। उसके बाद हम पूछते रहे भैया क्या हुआ, वो एक्सपर्ट ग्रुप कहां गया, तो कुछ मालूम नहीं चला। फिर वो पकड़े गए सबसे बड़े न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने शपथ पत्र देकर जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला है। वो शपथ पत्र ये है जो मोदी सरकार ने दिया, और वो शपथ पत्र दिया उन्होंने 2021 में। ये 16 जुलाई 2015 है, ये 2021 में दिया, यानी कितने साल के बाद? लगभग 6 साल हो। थोड़ा हरियाणा के आदमी की गिनती भाई कमजोर होती है, इसलिए 6 साल के करीब हो। 6 साल बाद जो उन्होंने कहा वो बड़ा चौंकाने वाला है, और वो मैं आपको ये एफिडेविट भी भेज रहा हूं और प्रेस विज्ञप्ति में भी है। उन्होंने कहा कि अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट ग्रुप जातिगत जनगणना 2011-12, मोदी जी उसका कोई भी मेंबर बनाना भूल गए। अरे 6 साल तक कोई मेंबर ही नहीं बना। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और उसकी कभी मीटिंग भी नहीं हुई। अब मैं आपको अंग्रेजी की उनकी 2 लाइन पढ़ देता हूं। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, दिस इज द कैबिनेट डिसीजन, 16 जुलाई 2015. It was decided by the cabinet to constitute an expert committee under the chairmanship of the then vice chairman Niti Aayog, Professor Arvind Panagriya. However, the other members in the committee were not named and the committee never met. As a result, no action has been taken on the data in past 5 years. उन्होंने उठा के उसे कूड़ेदान में डाल दिया। तो जिसने जातिगत जनगणना करवाई कांग्रेस ने, उस रिपोर्ट को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। तीसरा पहलू, मोदी सरकार ने संसद में लिखित जवाब में जातिगत जनगणना करवाने से इनकार ही कर दिया, बोले हम नहीं करवाएंगे। तो मैं उनका वो लिखित जवाब भी ले आया। ये 2 बार दिया। कांग्रेस के सदस्यों से ने पूछा, एक बार छाया वर्मा जी ने, जो हमारी सांसद हैं पड़ोस में छत्तीसगढ़ से, और एक बार दीपक बैज जी ने, जो वहां के कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं। एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 10 मार्च 2021 को, और एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 8 फरवरी 2022। मैं उसकी 2 लाइन पढ़ देता हूं, वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडेड एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू इनैमोरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन, यानी हम नहीं करवाएंगे। यही दोबारा फिर दे दी। तो ये उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि हम नहीं करवाएंगे। चलिए, फिर भी शायद मन बदल जाता। उसके बाद मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट गई महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र में जब सांझी सरकार थी, शिवसेना के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे साहब, तो हम वहां गए और कहा कि हम पिछड़ों की आबादी के आधार पर महाराष्ट्र में आरक्षण देना चाहते हैं पंचायती राज संस्थाओं में। उसके लिए जाति का डेटा चाहिए। वो डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है, क्योंकि 2011 में जातिगत जनगणना हो गई, तो वो हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। तो पहली कभी होता है देश में कि प्रांत की सरकार ने देश की सरकार पर मुकदमा कर दिया। केस का नाम ही है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। वहां अब मोदी जी को शपथ पत्र देना पड़ा। जब उन्होंने शपथ पत्र दिया तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उन्होंने वहां 5 बातें लिखकर शपथ पत्र में कही, और वो शपथ पत्र मैं आपको भेज रहा हूं। उन्होंने साइन करके दिया। ये मोदी जी का शपथ पत्र। इसमें क्या कहा? पहली बात उन्होंने कही, जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करवाना सही नहीं है, और ऐसा करवाया तो जनगणना के आंकड़े ही गलत हो जाएंगे।
और ये भी कह दिया कि जब पहले भी आप करवाया करते थे 1931 से तब भी वो सारे आंकड़े गलत थे, उनको भी खारिज कर दिया। तो पहली बात कही कि जनगणना जब करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, तो उसमें जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। दूसरी बात फिर कहा, और ये 2021 में कह रहे हैं, 25 में नहीं, ये भी है, ये एफिडेविट जो है ये 21 सितंबर 2021 का है। उसमें ये कहा कि हमने सब तैयारी कर ली है जनगणना 2021, क्योंकि 21 में ड्यू थी, वो तो अभी हुई नहीं है, इसलिए अब उसमें जाति ऐड नहीं की जा सकती। ये उसके पैरा 17-18 में कहा, मैं लिखकर भेज रहा हूं। तीसरी बात और ज्यादा चौंकाने वाली कही, ये कहा कि जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों, फिर अब ओबीसी पर आ गए, SC ST को छोड़कर, इनकी जाति का डेटा इकट्ठा करना, मैं आई कोट, प्रशासनिक तौर से असंभव है, ना ये पूरा हो सकता, ना ये सही होगा। यानी सारे ओबीसी हिंदुस्तान के खारिज करके मारे। मैं फिर दोहराता हूं, क्या कहा, जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों की जाति का डेटा इकट्ठा करना प्रशासनिक तौर से असंभव है, और ये ना पूरा होगा कभी, और ना ये सही होगा। और अगली बात, चौथी और ज्यादा चौंकाने वाली, ये कहा कि भारत सरकार ने 2021 के सेंसस में जाति को ना शामिल करना भारत सरकार यानी मोदी सरकार का एक सोचा समझा नीतिगत निर्णय है। और फिर अदालत को कहा कि अगर आपने कह भी दिया कि ये रिलीज कर दो, तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी की अवहेलना हो जाएगी, जो आपको अधिकार ही नहीं है सिर्फ हमें। तो अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि बीजेपी के डीएनए में ही SC ST OBC और जातिगत जनगणना का विरोध है। एक पांचवा पहलू भी है, वो बिहार से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है। बिहार ने एक आधी अधूरी गलत जातिगत जनगणना करवाई। जातिगत जनगणना का मॉडल है तेलंगाना मॉडल, उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा अलग से। पर जो भी करवाई उसको चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में, और उस मुकदमे का नाम है एक सोच एक प्रयास बनाम भारत सरकार व बिहार सरकार। वहां भारत सरकार को भी शपथ पत्र देना पड़ा। अब जो मोदी जी ने शपथ पत्र दिया, वो दिया 28 अगस्त 2023 को। वो बड़ा कमाल का है, वो छुपा रखा है, किसी के पास है नहीं, तो मैं ले आया उनका, वो भी आपको भेज रहा हूं। ये बाकायदा उन्होंने, उनके दस्तखत मोहर सब लगे हुए हैं। इसमें उन्होंने ये लिखा, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कि बिहार की सरकार को जातिगत जनगणना करवाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर बिहार की सरकार जातिगत जनगणना करवाए भी तो ये संविधान के विरुद्ध है, उसे खारिज करता। ये लिख दिया उन्होंने। अब जैसे ये दावा ये दायर हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो हु हल्ला मच गया। जैसे ही हु हल्ला मचा, तो 10 घंटे के बाद फिर उन्होंने ये वापस ले लिया, फिर ये दायर कर दिया जी। मैं ये भी ले आया, इस पे भी उनके दस्तखत है, ये भी आपको भेज रहा हूं, अभी मेरे दोस्त भेज देंगे। इसमें से पैरा 5 काट दिया उन्होंने, ये देखिए, एक ही दिन के 2 एफिडेविट है भारत सरकार के। बड़ी अजीब बात है, एक में 4 पैरा है, एक में 5, एक ही दिन की 8-7 घंटे का फर्क है बस। वो बताते नहीं कभी भी मोदी जी ये बात किसी को। अब उनके दोनों हैं, ये आपके सामने, आपको अभी भेज देंगे, जरूर पूछ लीजिएगा, नीतीश बाबू से भी जरूर पूछिएगा, क्योंकि कागज के बगैर कुछ कहना उचित नहीं। इसमें फिर लिख दिया नए वाले में भी कि भाई सेंसस करवाने का अधिकार केवल भारत सरकार का है, प्रांत का फिर नहीं है। सिर्फ बिहार शब्द काट दिया, बाकी फिर भी लिखा रह गया। तो आप मुझे बताइए, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका डीएनए, कण कण, सोच
दिशा, चिंतन, विचार, दृष्टि, शपथ पत्र, सब कुछ SC, ST, OBC और जातिगत जनगणना विरोधी है, वो आज जो हैं वो कहते हैं ना, भेड़िया, हमारे यहाँ कहा करते हैं कि भेड़िए ने बकरी की खाल ओढ़ ली है जी। वो भेड़िया बकरी की खाल ओढ़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। एक कहावत है, मैं किसी को भेड़िया नहीं कह रहा, फिर आप कह देंगे पत्रकार मित्र कई बार, पर ये कहावत है हमारे यहाँ गांव में। एक पहलू और देख लीजिए, ये वही नरेंद्र मोदी जी तो हैं जो जातिगत जनगणना मांगने वालों को अर्बन नक्सल कहा करते हैं, देश तोड़ने वाला कहा करते हैं। ये वही तो हैं जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था राहुल गांधी जी की जातिगत जनगणना के विरोध में। पर सच्चाई यह है कि ये दलितों की, आदिवासियों की और खास तौर से इस देश के पिछड़ों की, बिहार प्रांत सहित हमारे गरीबों की ताकत है संयुक्त, जिसकी वजह से मोदी सरकार को और राहुल गांधी जी का संघर्ष है लंबा, तटस्थ होकर जो उन्होंने संघर्ष किया कि उन्हें झुकना पड़ा। तो हमारा केवल आपसे ये कहना है साथियों कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने 2019 लोकसभा, 2024 लोकसभा दोनों चुनावी घोषणा पत्रों में यह मांग प्रमुखता से रखी। पिछले एक दशक से राहुल जी ने ये मांग उठाई, और वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो जो हमारे प्रांत से भी निकली, उसमें सबसे जो प्रमुख नारा था वो था गिनती करो, हक दो, हिस्सेदार बनाओ। और कांग्रेस के लिए इसलिए ये समाज का एक ऐसा एक्सरे है जिससे सामाजिक समानता, न्याय व सम्मान की ये धुरी है। और हम इस बात के लिए कटिबद्ध है कि कांग्रेस का एक एक साथी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेगा भी, और हम इसका सही मायनों में बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान में क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने यकायक ये तो मान लिया कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, ये सारी बातें कहकर, पर ना तो उसकी शुरुआत की तारीख बताई, ना समापन की तारीख बताई। तो इसलिए एक शंका जरूर है कि कहीं जैसे पिछली बार बिहार की बोली लगाई थी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, आए नहीं 8 रुपए भी, वापस चुनाव होने के बाद 8 ही रुपए नहीं आए। तो कहीं ये भी एक शगुफा ना बना के छोड़ दिया जाए गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के अधिकार के इस संग्राम को, सम्मान की इस धुरी को, अगर आप कार के हिसाब से बताऊं तो इट्स लाइक एन एक्सल ऑफ द व्हीकल, इसको वो कहीं चुनावी शगुफा ना बना ले, इस बात की शंका जरूर सिर्फ कांग्रेस के लोगों के नहीं, हर गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े के मन में। दोनों का आ जाएगा एक आपको लगता है क्या कांग्रेस ने बैकवर्ड लीडरशिप को आगे बढ़ने का मौका दिया है? एक मिनट, और इसी से जुड़ा सवाल है, अगर आपकी लीडरशिप ने आगे बढ़ने का मौका दिया, 1980 में जो कांग्रेस बहुत ही ताकतवर थी, 1980 से 90 के बीच में कांग्रेस ने बिहार में 6 मुख्यमंत्री बनाए और सभी 6 के 6 फॉरवर्ड थे, उसमें भी 4 ग्रामीण। क्या करना है? आदरणीय साथी, कई बार ना हम जातिगत जनगणना और शोषित, वंचित, और मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूं, पर मैं आपको एक और नजरिया देखने का। कई बार हम 1 या 2 या 4 व्यक्तियों से पूरे समाज के सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे को जोड़कर देख लेते हैं और वो मुद्दा कौन होगा। जातिगत जनगणना जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो कोई राजेश जी को या शकील भाई को या किसी और साथी को केवल पद देने के लिए नहीं है। यह सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का
सबसे बड़ा हथियार है। और कांग्रेस जो है, आप याद करिए, आजादी की लड़ाई से पहले से आजादी की लड़ाई के बाद तक हम अंग्रेज से लड़े, ये सही है, अध्यक्ष जी कह रहे थे, पर हम केवल अंग्रेज से नहीं लड़े। हम अंग्रेज के साथ साथ समाज की भ्रांतियों, कुरीतियों, भेदभाव, बेड़ियों, रूढ़िवादियों, उनसे भी लड़े। और हर बार हमने सामाजिक परिवर्तन के हम सूत्रधार बने। और मैं आपको अगर इतिहास बताने लगूंगा तो समय लग जाएगा, और क्योंकि आपने एक विशेष सवाल पूछा तो 80 और 90 के दशक का, और आप और मैं तो बहुत उस समय छोटे रहे होंगे, पर आप ये भूल जाते हैं, आपने एक बिहार का तो प्रश्न उठा लिया, पर आप ये भूल गए कि हिंदुस्तान के कितने ऐसे और प्रांत थे। कर्नाटक से शुरू करिए और राजस्थान, गुजरात तक चले जाइए, जहां जो सबसे बड़ी जातियां उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जो सबसे छोटी संख्या में जाति थी, दर्जे में कोई जाति छोटी नहीं होती, संख्या में जो सबसे छोटी जाति थी, उनके लोगों को अगर मुख्यमंत्री बनने का, देवराज अर्श जी से शुरू कर लीजिए एक तरफ, और आप राजस्थान तक चले जाइए और गुजरात तक, ऐसे उत्तर प्रदेश तक आ गए, बहुत सारे साथियों को मौका मिला, पर वो नाकाफी है। मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं, वो नाकाफी है। सही। क्योंकि एक व्यक्ति को, आप पिछड़ा वर्ग से एक व्यक्ति उठाइए, उसे कुछ बना दीजिए, बाकी सारे समाज को खारिज कर दीजिए। दलित से एक व्यक्ति उठाइए, उसे कुछ बना दीजिए, बाकी सारा समाज वही रहेगा, कोई फायदा नहीं। जातिगत जनगणना एक्सरे है, अगला कदम, जितनी आबादी उतना हक के आधार पर उनको सामाजिक न्याय, संसाधनों और सरकार में उनको भी न्याय देना, हिस्सेदारी देने की कवायद। आपने लेकिन सरकार में तो आप ही थे ना, सरकार में तो आप कैसे करें जो गलती हुई है, आधी मैंने इसीलिए मैंने आपसे बिहार और तेलंगाना और कर्नाटक की जनगणना की व्यापक चर्चा यहाँ नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं, ये बहुत सोच समझ के नहीं। कम से कम जातिगत जनगणना तो हुई, हो सकता आपको उस पर विश्वास हो सकता मुझे ना हो सकता आपको लगता वो विश्वसनीय है, हो सकता किसी गरीब को लगता वो विश्वसनीय नहीं है। ऐसी अनेक शिकायतें हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अब तो पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी, और कांग्रेस ने करवा रखी है 2011 में, बिहार से बहुत पहले करवा दी थी। अब वो पोस्टर लगाते जो घूम रहे हैं, उन भैयाओं को बताइए कि भैया हमने तो 19 मई 2011 को करवा दी थी, और वो रिपोर्ट बीजेपी नहीं रिलीज कर रही। मेरा ये कहना है, तू मैं के विवाद में कई बार जिन वर्गों के लिए हम, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है, राजेश राम, शकील अहमद, झा साहब, हम सब, कहीं वो विषय ना रह जाए। और वो विषय है, कौन मन से, वचन से, कर्म से शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को अधिकार देने का पक्षधर है, कौन इसे चुनावी शगुफे के तौर पर इस्तेमाल कर शायद फिर इसे कूड़ेदान में डाल देने वाला। मेरा काम है सजग पत्रकारों के सामने, जो हमारी अदालत है राजनीतिक लोगों की, इस पक्ष को सिर्फ रखना, वो मैंने रखा है और कागजों सही रखा है। अच्छा, इनके बाद मैं आपके पास आ जाता हूँ। आजादी के बाद से आप उतना समय क्यों एक्सरे कह रहे हैं, आप ये समाज का एक्सरे है, तो आपके एक्सरे को कितना देख क्यों रहा है? 2011 क्यों लगा दिया? आदरणीय साथी, हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि आप घर में भी जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि मुझे अमुक चीज 6 महीने पहले खरीद लेनी चाहिए थी, या अमुक मुरम्मत घर में ये कर लेनी चाहिए थी। 5000 साल की विषमता इस देश में है, ये बात सब मानते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि 5000 साल पहले तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई? तो
तुम्हारे पूर्वज तो रहे हो, बात सही है आपकी, मैं आपकी बात फिर भी बड़ी करूंगा। यह आपने 1947 में, आप याद करिए, जब यह देश आजाद हुआ तो इस देश में एक इंसान दूसरे इंसान को छूता नहीं था। राजेश राम, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शकील अहमद शायद झा साहब के साथ इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे। ये वो देश था 5000 साल से। एक कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। एक थाली में बैठकर, जैसे आज हम खाना खा सकते हैं, नहीं खाना खा सकते थे। एक मंच पर बैठना तो असंभव था। कांग्रेस ने उसे तोड़ा और सामाजिक बदलाव ऐसे किया कि समाज में भी अव्यवस्था ना हो और क्रांति भी आ जाए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, गौतम बुद्ध जी ने भी कहा। तो इसलिए सामाजिक न्याय और बदलाव का समय समय पर फेज और पीरियड आता है और कांग्रेस उसके मुताबिक चल रही है। हो सकता है आपको ये लगे नहीं, ये 70 के दशक में कर जाना चाहिए था, तो मैं कहूंगा शायद आप ठीक है, और शायद हम 10 साल बाद किए या 15 साल बाद किए, पर मैं ये कह रहा हूं हम कर रहे हैं, हमने किया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राजनीतिक बेईमानी से ग्रस्त हैं। हाँ। दो सवाल है। पहला सवाल है कि क्या बीजेपी, सर एक तो हरियाणा के आदमी से 2 सवाल इकट्ठे नहीं पूछे, पहला सवाल है भूल जाते। क्या बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कास्ट सेंसस का डिसीजन लेकर बिहार चुनाव से पहले, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में सबसे ज्यादा होती है? और दूसरा सवाल है पहलगाम जो हमला हुआ, पहले आप दूसरा पूछ लेना, जवाब दे दीजिए सर। पहले आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बीजेपी के लिए जातिगत जनगणना राजनीति है, वोट की। हमारे लिए ये सामाजिक बदलाव, न्याय, सम्मान, बराबरी का माध्यम है, यही अंतर है। वो राजनीति करेंगे, वो राजनीति करेंगे, और जब आप जिंदगी के बदलाव के मुद्दे पर राजनीति करते हैं तो आप कभी उस मुद्दे को लागू नहीं कर पाते। ये आपका विश्वसनीयता और विश्वास का तरीका होना चाहिए, जो राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और कांग्रेस का है। हम में और उनमें यही अंतर है। सर साहब, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और उनके सहयोगी कांग्रेस पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट आपने कोल्ड स्टोरेज में रखा। जब एक कांग्रेसी दिल्ली सिंह कांग्रेस से हट के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कमीशन हमने बनवाया था, लेकिन बीजेपी तत्कालीन उस समय जो सपोर्ट कर रही थी वो मंडल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कमंडल ले आई थी उस जमाने में। तो आप भी तो ओबीसी का जो अभी आप बात कर रहे हैं कि हम पलकर हैं, जाति जनगणना के पलकर हैं, तो उस समय में आपका जो झुकाव था ओबीसी के लिए नहीं था, तो क्या परिस्थिति बदलने के बाद आपके विचार में परिवर्तन है? सबसे पहले तो सवाल के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं सोचता था मैं ये बात कहूंगा तो समय ना लग जाए, पर आपने पूछ लिया तो मुझे मौका मिल गया। इस देश में सामाजिक परिवर्तन और बदलाव का इतिहास क्या है, उसके 4 पहलू और शायद 4 पड़ाव हैं उसके, अगर मैं कहूँ। पहला, 26 जनवरी 1950, जब कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब अंबेडकर मिलकर देश का संविधान लाए, जिस संविधान में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण का अधिकार हुआ, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में ही उसे खारिज कर दिया, आपको तो मालूम है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत कम लोगों को शायद याद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार पहला संविधान संशोधन लाई, जिसका राग मोदी जी अलापते हैं और हमें दोष देते हैं। वो पहला संविधान संशोधन क्या है, हमारे दलितों, आदिवासियों भाइयों को जानना जरूरी है। तब हम पहली बार संविधान में संशोधन कर आर्टिकल 15 में एक सब क्लॉज जोड़े, जिससे परमानेंट, जिससे आज तक दलितों और आदिवासियों का वो अधिकार जो है वो सुरक्षित हो गया और वो आज तक अपहोल्ड, उससे पहले नहीं था। पहलगाम पे सर मेरी, आप छोटे भाई हो, इतने वरिष्ठ आपके बड़े भाई हैं, एक बार उनके सवाल का जवाब दे। तीसरा, इसके बाद
2% बैकवर्ड आरक्षण पे ये देश शुरू हुआ था 52 में, ये बहुत कम लोग जानते हैं, और 7, 8, 10% तक वो गया। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई जिसके बारे में आपने कहा, मैं एक तथ्य आपने गलत कहा वो दुरुस्त करूंगा, आंकड़े निकालिए, डेट्स निकालिए, रिकॉर्ड चेक करिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने सितंबर 1993 में लागू की पहली बार, और पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। वीपी सिंह ने लागू नहीं की, बीजेपी ने लागू नहीं की, जनता पार्टी ने लागू नहीं की, जनसंघ ने लागू नहीं की, कांग्रेस ने सितंबर 1993 में की। उसके बाद 2006 में एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने संविधान में फिर संशोधन किया, और फिर 15(4) को जोड़ा, जिसमें SC, ST, OBC को निजी शिक्षण संस्थानों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा में आरक्षण दिया, जिसके लिए आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, पर हमने दिया। और उसके बाद हमने हिंदू कोड बिल अमेंड करके महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। तो जितनी बार सामाजिक बदलाव हुआ है मेरे मित्र, हमेशा कांग्रेस की सरकार रही है, समेत पिछड़ों के 27% आरक्षण। अब उस नौजवान वो विचलित थे। सर, एक सवाल वर्तमान से है। पहलगाम हमले के बाद आप लोगों ने कमिटमेंट दिखाया सरकार के साथ खड़ा रहने का, नेताओं का बयान दिया है, लेकिन कुछ बयान ऐसे आए हैं जैसे चन्नी साहब का बयान, अजय राय का बयान, सिद्धरामैया जी का बयान। इन बयानों को क्या समझा जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी बहुत वायरल हो रहे हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करूं, मैं आपके सवाल पूछिए, उसका मेरे पास जवाब है, मैं दे भी देता हूं। मैं एक सामाजिक बदलाव के विषय को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हूं, जो बिहार सहित पूरे देश के लिए प्रासंगिक है। बहुत लंबा जवाब देने से मेरा वो डीरेल हो जाएगा। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन मैं भी समझता हूं, आपकी तरह तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा समझता हूं। मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, कांग्रेस कार्य समिति ने एक बार नहीं 2 बार बैठक करके स्पष्ट तौर से ये कहा है, आतंकवाद का सर कुचला जाना चाहिए। आतंकवाद पोषक पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब देना चाहिए, और हर वो व्यक्ति जो इस हमले से जुड़ा है, हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या से जुड़ा है, उसको ऐसी सजा देना चाहिए कि सजा भी कांप जाए। मुझे लगता है उसके बाद कोई वाद विवाद का प्रश्न रहता नहीं, और सरकार जो करेगी हम उनके समर्थन में हैं। परंतु जहां जहां चूक हुई है, देखिए कई एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मैं आपको गिनाऊं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्टेट पुलिस है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जिसे RAW कहते हैं, नेट ग्रिड है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, DAC है जो डिफेंस की कमेटी है, डिफेंस DIC डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटी है DIC, और 3-4 और हैं, मैं शायद सबके नाम भी नहीं है। और इंटेलिजेंस इनपुट, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, कौन जिम्मेवार है? क्योंकि वहां तो अमित शाह जी का शासन है, सब कुछ उनके नीचे है, वो तो प्रांत भी नहीं है, वो तो यूनियन टेरिटरी है, केंद्रीय शासित प्रदेश है, और पहलगाम में 3 टियर सिक्योरिटी है। तो आपको ये मालूम क्यों नहीं चला, जब बिहार को पता था, कर्नाटक के टूरिस्ट चलाने व बस चलाने वाले को पता था, गुजरात वालों को पता था, हरियाणा पंजाब वालों को पता था, अमित शाह जी को क्यों नहीं पता चला कि 4 किलोमीटर ऊपर वो खुल गया है, सिक्योरिटी लगानी चाहिए? तो कुछ अंतर मंथन सरकार को भी करना चाहिए, ताकि भविष्य में हर बार जब हमला होता वो बोल देते हम सोचेंगे, तो भैया आप सोच लो, ताकि हम पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दे सकें।